अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट एवं जैव मंडल क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहले पॉइंट को, जो कि कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो सन 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम जो है वो हैली नेशनल पार्क हुआ करता था और सन 1957 ईस्वी में महान प्रकृतिवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदल कर दिया गया जिम कॉर्बेट। दोस्तों, रिजर्व में बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो रामगंगा और सोन नदी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 12 है, जिनमें से 6 को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान और 96 वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि सबसे अधिक है, इतना है। इसके बाद में अगला पॉइंट है भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क हैं और भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। दोस्तों, ये बात को ध्यान में रखें कि भारत का जो पंजाब राज्य है उसमें कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि भारत में वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या 565 है। साथ ही 18 जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व और 53 टाइगर रिजर्व भी है। अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है, जो कि हिम तेंदुआ के लिए विश्व विख्यात है। अगला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान कर दिया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य, जो कि असम में है, उसे राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। इसका नाम मानस उद्यान के पश्चिम से बहने वाली नदी जो है वो मानस नदी उसी के नाम पर पड़ा था। उसके बाद में बात करें तो यहाँ एक सींग वाले गैंडे के अतिरिक्त यहाँ कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु भी पाए जाते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ वेटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला को संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो कह रहा है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान की सूची को हम लोग देखें। एक तरफ हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के नाम को, उसके बाद में ये किस राज्य में है और उसके बाद वाले खंड में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख जीव प्राणी रहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और इसमें हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर इसमें रहते हैं। इसके बाद देखते हैं राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है और इसमें हाथी, हिरण, चीते, सांभर और मोर इत्यादि जो पक्षी है और जानवर है वो मिलते हैं। उसके बाद में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है और इसमें हाथी, बाघ, चीता, हिरण, नीलगाय और तेंदुआ मिलते हैं। जबकि चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है और इसमें चीता, भालू, नीलगाय, तेंदुआ और सांभर इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद वाले बात करें दोस्तों तो वो है नल सरोवर अभ्यारण्य। नल सरोवर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है और इसमें जल पक्षी पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और इसमें शेर, सांबर, तेंदुआ, जंगली सुअर मिलते हैं। जबकि सोमेश्वर अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है और इसमें चीता, जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ और सांभर पाए जाते हैं। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और इसमें हाथी, चीता, तेंदुआ, हिरण और चित्तल, सांबर मिलते हैं। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कर्नाटक में है और इसमें तेंदुआ, चित्तल, काला हिरण, उसके बाद में चौसिंघा और पक्षी पाए जाते हैं। अगला है भद्रा अभ्यारण्य। भद्रा अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है और इसमें भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ और हिरण पाए जाते हैं। इसके बाद वाले को देखें तो दोस्तों अगला है कावला वन्य जीव अभ्यारण्य। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है और इसमें चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल पाए जाते हैं। उसके बाद में पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आंध्र प्रदेश में है और इसमें चीता, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर ये सब मिलते हैं।
उसके बाद में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है और इसमें एक सींग वाले गेंडा, जंगली सुअर, भैंसा और चीता पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो वो है दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है और यहाँ पर हाथी, चीता, भालू, एक सींग वाला गेंडा, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। अगला है तानसा अभ्यारण्य। तानसा अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में है और इसमें तेंदुआ, सांभर, चौसिंघा, जंगली सुअर, उसके बाद में चीतल और पक्षी पाए जाते हैं। अगला है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है और इसमें लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर मिलते हैं। जबकि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है और इसमें पाए जाते हैं दोस्तों चीता, नीलगाय, सांभर, भालू और नीलगाय। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वन्य जीव के बारे में। तो वह है दोस्तों घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य। ये है दोस्तों राजस्थान में और इसमें सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन ये सब पाए जाते हैं। अगला है रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान में है और इसमें चीता, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय और सांभर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अबोहर अभ्यारण्य। अबोहर अभ्यारण्य जो है वो पंजाब में है और इसमें जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस और कबूतर पाए जाते हैं। अगला है दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये झारखंड में है और इसमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में है और इसमें चीता, भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों पलामू अभ्यारण्य। पलामू अभ्यारण्य जो है वो झारखंड में है और इसमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर पाए जाते हैं। अगला है चिल्का अभ्यारण्य। चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में है और इसमें क्रेन, जलकौवा, उसके बाद में पेलिवन, प्रवासी पक्षी ये सब पाए जाते हैं। अगला है सिमलीपाल अभ्यारण्य। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में है और इसमें हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ और जलीय पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला है मृदुमलाई। मृदुमलाई जो है वो मृदुमलाई अभ्यारण्य वो तमिलनाडु में है और इसमें हाथी, चीता, तेंदुआ, सांभर, हिरण और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। अगला है वेदांतगल अभ्यारण्य। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और ये केवल जलीय पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और इसमें हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, जंगली कुत्ता और लंगूर पाए जाते हैं। अगला है डम्फा। डम्फा अभ्यारण्य जो है वो मिजोरम में है और इसमें कोबरा, चीता, बिल्ली और फिजेंट पाए जाते हैं। अगला है पेंच उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसमें चीता, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर मिलते हैं। दूसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसमें बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर और बारहसिंघा मिलते हैं। जबकि अगले अभ्यारण्य की बात करें तो वो है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू और चकोर मिलते हैं। जबकि पंचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, जंगली भैंसा पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पेरियार अभ्यारण्य के बारे में। पेरियार अभ्यारण्य केरल में है और इसमें चीता, भालू, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय और जंगली सुअर मिलते हैं। जबकि पराम्बिकुलम अभ्यारण्य की बात करें तो पराम्बिकुलम अभ्यारण्य केरल में है और इसमें चीता, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, उसके बाद में नीलगाय और जंगली सुअर मिलते हैं। अगला बात करें दोस्तों वो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसमें तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरण मिलते हैं। जबकि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसमें काला हिरण, उसके बाद में जंगली याक, तिब्बती गधा पाए जाते हैं। जबकि राजीव गांधी अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक में है और ये नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर चीता, हाथी, तेंदुआ, सांबर, भालू, चकोर और तीतर मिलते हैं। अगला जो अभ्यारण्य है दोस्तों वो है पखोई वन्य जीवन अभ्यारण्य। पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर हाथी, अजगर, हिरण और सांभर मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और
देखते हैं सुल्तानपुर झील अभयारण्य के बारे में। दोस्तों, सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है वो हरियाणा में है और ये विभिन्न जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा और पहाड़ी तेंदुआ पाए जाते हैं। जबकि भगवान महावीर उद्यान गोवा में है और यहाँ पर हिरण, चूहा, शाही और सांबर मिलते हैं। इसके बाद वाले अभयारण्य की बात करें तो वो है दोस्तों नोंगर वैमेल। नोंगर वैलेम जो है वो मेघालय में है और यहाँ पर हाथी, चीता, बाघ, हिरण, सांभर और भालू पाए जाते हैं। अगला है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ जो है वो मणिपुर में है और यहाँ पर हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला बात करें वो है दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है और यहाँ पर बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और जंगली सुअर मिलते हैं। जबकि ओरंग टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये असम में है और यहाँ पर केवल बाघ मिलते हैं। उसके बाद में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और इस उद्यान में बाघ, चीता, हिरण और मगरमच्छ मिलते हैं। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें दोस्तों, अगला टॉपिक अब चेंज हो गया, वो है भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को देखें तो एक तरफ हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान का नाम और वो उद्यान किस राज्य से संबंधित है उसको देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई, अर्थात किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया, और उसके बाद इसके क्षेत्रफल को देखेंगे जो कि वर्ग किलोमीटर में होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कान्हा रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो है वो 1955 ईस्वी में हुई है और इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में और इसका क्षेत्रफल रहा है 354 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई 1968 ईस्वी और इसका क्षेत्रफल रहा है 437 वर्ग किलोमीटर। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो अगला है दोस्तों फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना हुई थी 1968 ईस्वी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.27 वर्ग किलोमीटर। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1975 इसका स्थापना वर्ष है और 758 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 1979 इसका स्थापना वर्ष और ये 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1981 इसका जो है वो स्थापना वर्ष है और 542.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1981 इसका स्थापना वर्ष और 528.73 इसका क्षेत्रफल रहा है। अगला है दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 1981 इसका स्थापना वर्ष और 466.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उसी तरीके से ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2004 इसका स्थापना वर्ष है और 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। 2010 इसका स्थापना वर्ष है और 0.89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 2018 स्थापना वर्ष और 750 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से बात करें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये महाराष्ट्र में है। 2004 इसका स्थापना वर्ष रहा है और 317.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुगामल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में है और इसका स्थापना वर्ष रहा है 1974 और 317.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है और 1983 इसका स्थापना वर्ष रहा है, जबकि 89.96 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। 1955 इसका स्थापना वर्ष और 116.55 वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, 1975 इसका स्थापना वर्ष, 257.26 इसका जो है वो कुल 257.26 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। उसके बाद में नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना वर्ष है 1975 ईस्वी, जबकि इसका क्षेत्रफल है 133.88 वर्ग किलोमीटर। अगला है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1974 इसका स्थापना वर्ष और 260.71 जो है इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और इसका स्थापना वर्ष 1974 है, जबकि इसका क्षेत्रफल है 874.2 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नागरहोल, जिसको कि राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वो जो है कर्नाटक में और इसका स्थापना वर्ष है 1988, जबकि इसका क्षेत्रफल है 643.39 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1987 स्थापना वर्ष और 600.32 इसका जो है वो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 417.37 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में, 1982 इसका स्थापना वर्ष और 350 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। अन्नामुड़ी सोला दोस्तों वो केरल राज्य से संबंधित है और इसकी स्थापना वर्ष है 2003 ईस्वी और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो वो 7.5 वर्ग किलोमीटर रहा है। उसके बाद में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है और 1984 इसका स्थापना वर्ष रहा है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 89.52 वर्ग किलोमीटर है। साइलेंट वैली जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है दोस्तों, इस वैली की जो वातावरण है वो काफ़ी शांत रहता है और इसी वजह से इसका नाम साइलेंट वैली कर दिया गया है। इस तरीके से बात करते हैं पम्बदूम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पम्बदूम शोला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है और 2003 इसका स्थापना वर्ष है, 1.32 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद में बात करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1978 इसका स्थापना वर्ष है और 97 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। उसके बाद में मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान वो केरल में है, 2003 इसका स्थापना वर्ष है और 12.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। उसके बाद में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है, 1990 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष है और 103.24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, 1980 इसका स्थापना वर्ष है और 6.23 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में है, 1990 इसका स्थापना वर्ष है और 78.46 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरीके से दोस्तों ये सभी जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान आप लोग क्या करिएगा, इसे कॉपी और कागज़ पर लेके एक सूचीबद्ध तरीके से लिख लीजिएगा और इसे याद करिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करके चलेंगे क्योंकि आप लोग इसे लिख करके याद करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1986 है, जबकि इसका क्षेत्रफल है 78.6 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में नवूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, नवूरा वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है, 1986 इसका स्थापना वर्ष है और 159.89 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है और 1992 जो इसका स्थापना वर्ष है और 79.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1980 इसका स्थापना वर्ष है और 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है। उसके बाद में मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 2006 इसका स्थापना वर्ष है और
54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। उसके बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1981 स्थापना वर्ष, 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। थार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1982 इसका स्थापना वर्ष और 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। उसके बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1982 इसका स्थापना वर्ष है और 273.8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मेघालय में है, 1985 इसका स्थापना वर्ष है और 220 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। उसके बाद में नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, 1986 इसका स्थापना वर्ष और 47.48 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1974 इसका स्थापना वर्ष और 859 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में 1990 इसका स्थापना वर्ष और 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। उसके बाद में औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसका स्थापना वर्ष है 1999 और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 78.81 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वो है दोस्तों डिब्रू सौखोवा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सौखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1999 इसका स्थापना वर्ष है और 340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1998 स्थापना वर्ष, 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में 2021 इसका स्थापना और 422 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 2004 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष और 231.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान ये जो है दोस्तों वो त्रिपुरा राज्य में है और इसका स्थापना वर्ष है 2007 ईस्वी और जबकि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 5.08 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, 2005 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है और 2.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में पापी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 2008 ईस्वी में इसका स्थापना वर्ष और ये 1012.86 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, 1989 इसका स्थापना वर्ष है और 353.62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। आगे बढ़ते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये झारखंड में है, 1986 इसका स्थापना वर्ष है और 226.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बंसदा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, 1979 इसका स्थापना वर्ष और 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। इस तरीके से इन सभी अन्य राष्ट्रीय उद्यान को भी देख लेंगे एक नज़र से। इसको कॉपी पे और कागज़ से कागज़ और कलम से लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, 1988 इसका स्थापना वर्ष है और 145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसी तरीके से सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा 1980 स्थापना वर्ष और 845.7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में 1989 स्थापना वर्ष 41.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एकमात्र तैरता हुआ झील है और ये लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है, 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ वटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 1982 इसका स्थापना वर्ष है और 426.23 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1983 इसका स्थापना वर्ष है और 281.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसी तरीके से माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 46.62 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1996 इसका स्थापना वर्ष है और 256.17 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरीके से बात करते हैं सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इसकी स्थापना हुई है 1987 में, जबकि इसका क्षेत्रफल है 32.54 वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गलायता राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गलायता राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 1992 इसका स्थापना वर्ष है और 110 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक उसी प्रकार से इंटानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। 1993 इसका स्थापना वर्ष है और 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। 1978 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है और 107 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। 1992 इसका स्थापना वर्ष और 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। इसके बाद में बात करते हैं मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान जो कि मिजोरम में है और 1991 इसका स्थापना वर्ष है, जबकि ये 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसके बाद बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये सिक्किम में है और 1977 इसका स्थापना वर्ष है, जबकि 1374 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है। 1978 इसका स्थापना वर्ष है और 898.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वहीं बात करें महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये तेलंगाना में है। 1994 इसका स्थापना वर्ष है और 14.59 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरीके से अगला जो है वो है दोस्तों मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना में है। 1994 इसका स्थापना वर्ष है और 3.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। उसके बाद में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में है और 1992 इसका स्थापना वर्ष है, जबकि ये केवल 9 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बात करें दोस्तों दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। 1981 इसका स्थापना वर्ष है और 141 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जबकि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। 1981 इसका स्थापना वर्ष और 425 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा है। उसी तरीके से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह लद्दाख में है। 1981 इसका स्थापना वर्ष और 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला बात करें दोस्तों सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 2010 ईस्वी इसका स्थापना वर्ष है और 27.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इस तरीके से अगला बात करें तो वो है दोस्तों इंद्रकीला। इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 2010 इसका स्थापना वर्ष है और 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2010 इसका स्थापना वर्ष है और 710 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 1987 इसका स्थापना वर्ष है और 675 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला बात करें ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो ये हिमाचल प्रदेश में है। 1984 इसका स्थापना वर्ष है और 754.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। 1977 इसका स्थापना वर्ष है और 490 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। 1982 स्थापना वर्ष और 125.37 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। 1981 स्थापना वर्ष और 1440.71 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है और 1982 ईस्वी इसका जो है स्थापना वर्ष है और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं जो कि कह रहा है गिर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई और बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। उसके बाद घड़ियाल परियोजना की शुरुआत हुई थी 1974 ईस्वी में, जबकि कछुआ संरक्षण की योजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई। मगर प्रजनन परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू की गई और गेंडा परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू की गई। हिमचीता परियोजना 1987 ईस्वी में शुरू की गई। बात करें गिद्ध परियोजना के बारे में तो ये 2020 से लेकर के 25 ईस्वी तक योजना के अंतर्गत लागू की गई है। अगला बात करते हैं दोस्तों हंगुल प्रोजेक्ट के बारे में। तो हंगुल प्रोजेक्ट 1970 ईस्वी में शुरू किया गया और हाथी परियोजना वर्ष 1992 ईस्वी से शुरू की गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि भारत के टाइगर रिजर्व से संबंधित है। भारत के टाइगर रिजर्व को देखें तो एक तरफ हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व का नाम, दूसरी तरफ किस वर्ष में घोषित हुई थी और ये किस राज्य से संबंधित है। इस तरीका का डाटा लेकर के हम लोग चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बेट टाइगर रिजर्व। इसका घोषित वर्ष है 1973-74, अर्थात कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो 1973-74 में घोषित हुआ था और ये उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद में राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 ईस्वी में घोषित हुआ, उत्तराखंड राज्य में है। और उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है और 1973-74 में इसकी घोषणा हुई थी। इसके बाद में बात करें दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978-79 और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व 2021 में इसका घोषणा हुई थी और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013-14 में राजस्थान राज्य से संबंधित। पलामू टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष है इसका 1973-74 और ये झारखंड राज्य में है। पेरियार टाइगर रिजर्व 1978-79 इसका घोषित वर्ष है और ये केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व जो कि केरल राज्य में है और 2008-9 ईस्वी इसका घोषणा वर्ष है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व 1982-83 ईस्वी में घोषित हुई थी और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 2021 ईस्वी में इसकी घोषणा हुई थी और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगला, एक तरफ हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व का नाम, दूसरे तरफ देखेंगे उसके घोषित वर्ष और ये किस राज्य से संबंधित है। इस प्रकार का डाटा लेकर हम लोग चलेंगे। दोस्तों अगला है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी छत्तीसगढ़। उसके बाद में अचानक कमार टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी घोषित वर्ष और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। बक्सा टाइगर रिजर्व 1982-83 पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973-74 पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व 1982-83 आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व। नामदफा टाइगर रिजर्व 1982-83 अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में कमलांग टाइगर रिजर्व 2016 अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व 1999 2000 ईस्वी अरुणाचल प्रदेश। अगला है दूधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 उत्तर प्रदेश। अगला है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53वां टाइगर रिजर्व है और इसकी घोषणा हुई थी 2022 ईस्वी में और ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद में पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में घोषित, उत्तर प्रदेश राज्य में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 ईस्वी में घोषित, उत्तर प्रदेश राज्य में। उसके बाद कलाकड़ मुंदन थराई टाइगर रिजर्व 1988-89 तमिलनाडु राज्य में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013-14 तमिलनाडु। अगला है दोस्तों श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 2021 में घोषित और ये तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी तमिलनाडु। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी तमिलनाडु। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1989-90 बिहार। इंद्रप्रिय दर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व 1992-93 मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993-94 मध्य प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में।
पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो 1994-95 में घोषणा हुई थी इसकी, और ये मध्य प्रदेश राज्य में है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999-2000 ईस्वी, और उसके बाद में ये मध्य प्रदेश राज्य में है। कान्हा टाइगर रिजर्व 1973-74 मध्य प्रदेश राज्य। टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व 1993-94 महाराष्ट्र। पेंच टाइगर रिजर्व 1998-99 घोषित वर्ष है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद में सह्याद्री टाइगर रिजर्व 2009-10 ईस्वी महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नावेगांग नगजीरा टाइगर रिजर्व 2013-14 महाराष्ट्र राज्य में। बोर टाइगर रिजर्व 2014 ईस्वी महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व 1973-74 महाराष्ट्र। नामेरी टाइगर रिजर्व 1999 से 2000 ईस्वी असम में। उसके बाद काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी असम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अगला है दोस्तों ओरंग टाइगर रिजर्व 2016 ईस्वी इसका घोषित वर्ष है और असम राज्य में ये है। उसके बाद में मानस टाइगर रिजर्व 1973-74 असम राज्य। उसके बाद में सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व 1973-74 इसका घोषणा वर्ष है और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उसके बाद में डांडेली या काली टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व 2008-9 ईस्वी कर्नाटक। भद्रा टाइगर रिजर्व 1998-99 कर्नाटक। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व 2010-11 ईस्वी कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973-74 कर्नाटक में। उसके बाद कावल टाइगर रिजर्व 2012-13 तेलंगाना। इसी तरीके से बात करें तो दोस्तों अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है वो 2014 में घोषित हुआ था और ये तेलंगाना राज्य में है। डंपा टाइगर रिजर्व 1994-95 में इसकी घोषणा हुई थी और ये मिजोरम राज्य में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में, अर्थात भारत के प्रमुख रामसर साइट का रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार से है। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट को, जो कि कह रहा है रामसर स्थल रामसर अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। इसे 1971 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण संधि आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के तौर पर जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर ही रखा गया है। अगला पॉइंट है वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या जो है वो 75 है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है जिनकी संख्या 14 है। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील है जिसे 1981 ईस्वी में रामसर की दर्जा प्राप्त हुई थी। अगला है सुंदरवन वेटलैंड जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है और यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है रेणुका वेटलैंड हिमालय। रेणुका वेटलैंड हिमालय भारत का सबसे छोटा स्थल है जिसका क्षेत्रफल है महज 0.2 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में 75वीं रामसर साइट 75वीं रामसर साइट जो है वो कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है और इसको 2022 में मान्यता प्राप्त हुई है, अर्थात ये लेटेस्ट रामसर साइट है। इस तरीके से बात करते हैं दोस्तों कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है और पीचवरम मैग्रोव तमिलनाडु में है। पिल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में, और उसके बाद करिकीली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले के बारे में। अगला है दोस्तों बेम्बानूर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। उसके बाद में बंदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। उदय मर्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंथान कुल्लम पक्षी अभ्यारण्य के बारे में जो कि तमिलनाडु में है और सालबुग आर्द्र भूमि पक्षी अभ्यारण्य सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जो कि
जम्मू कश्मीर में है और ये 75वां है। उसके बाद में हाइगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में, लोनार झील महाराष्ट्र में, थाणे क्रीक महाराष्ट्र में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, सिरपुम तालाब इंदौर मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में बात करें तो अगला है दोस्तों सांख्य सागर झील, सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश। उसके बाद में असुम्पा झील उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, ताम्पारा झील उड़ीसा, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, रंगनाथीतू कर्नाटक में, नंदा लेक गोवा में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाला आर्द्र भूमि के बारे में। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। इसके बाद अगला बात करें तो वो है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सोकर झील लद्दाख में और कांवरताल झील बिहार में। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है दोस्तों भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। दोस्तों भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 18 है। उसके बाद में कौन कौन से हैं दोस्तों बात करें तो वह कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहांग जो कि देहांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस असम। उसके बाद में डिब्रू साइखोवा असम जो कि सबसे छोटा है। इसके बाद में नुक्रेक मेघालय, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश और अगला है दोस्तों अचाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगला है कच्छ गुजरात में, सिमलीपाल उड़ीसा में और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। सोरसाचलम आंध्र प्रदेश, अगस्त्यमाला कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में। उसके बाद में नीलगिरी तमिलनाडु और केरल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो वह है नीलगिरी 1986 ईस्वी में और वर्तमान में सबसे बड़ा रिजर्व की बात करें तो वह है दोस्तों कच्छ जो कि गुजरात में है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं जो कि भारत के प्रमुख पक्षी विहार से संबंधित है। दोस्तों भारत के प्रमुख पक्षी विहार की बात करें तो एक तरफ हम लोग देखेंगे पक्षी विहार के नाम और दूसरे तरफ वो किस राज्य से संबंधित है। इस तरीका का शेड्यूल लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद में नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। अगला है दोस्तों मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार महाराष्ट्र में है। उसके बाद में नल सरोवर पक्षी विहार अहमदाबाद गुजरात में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में। इसके बाद में नलबाना पक्षी विहार की बात करें तो नलबाना पक्षी विहार उड़ीसा में। हरिके झील पक्षी विहार पंजाब में। भरतपुर पक्षी विहार, इसको अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, वो भरतपुर राजस्थान में है। उसके बाद में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश। उसके बाद में समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी विहार हरदोई उत्तर प्रदेश। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में अगला है दोस्तों ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार जो है वो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में है, जबकि समान पक्षी विहार मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अगरा पक्षी विहार गोंडा उत्तर प्रदेश में है। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में पटना पक्षी विहार की बात करें तो वह एटा उत्तर प्रदेश में है। अगला है दोस्तों सुरहाताल पक्षी विहार जो कि लोकनायक पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, वो बलिया उत्तर प्रदेश में है। और सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो कि बेतीताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, बेतीलाल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह के बारे में। महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह से संबंधित हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद में उसकी तिथि और उसका थीम क्या है उससे संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस के बारे में।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस दूसरे खंड में हम लोग देखेंगे तिथि को और इसके थीम को देखेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं वैश्विक परिवार दिवस, जो कि 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसका थीम रहता है वन डे ऑफ पीस। उसके बाद में विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को और इसका थीम रहता है दोस्तों इट्स ऑल इन द माइंड। इसके आगे बात करें दोस्तों भारतीय थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को और इसका थीम है इन स्ट्राइड विथ द फ्यूचर, अर्थात भविष्य के साथ प्रगति में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को और इसका थीम है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की बात करें तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। अगला जो है दिवस है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की बात करते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है और डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा परिवेश तैयार करने के लिए सीमा शुल्क में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है। अगला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, शहीद दिवस 30 जनवरी को, विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को और इसका उद्देश्य रहता है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और इसका थीम रहता है क्लोज द केयर गैप। अगला है सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी, इसका थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी और इसका थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। अगला है गुलाब दिवस। गुलाब दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस एवं राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे एवं पुलवामा शहीद दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। इसके बाद में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और इसके तहत दोस्तों इसका थीम जो है वो है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौती और अवसर। इसके बाद वाले दिवस की बात करें तो वह है दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकरण दृष्टिकोण। शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख जातियों को पुनः प्राप्त करना इसका उद्देश्य रहता है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करें तो 4 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें। अगला दिवस है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो इसका मनाया जाता है 8 मार्च को और इसका जो थीम है वो जेंडर इक्वेलिटी फॉर सस्टेनेबल टुमारो। विश्व किडनी दिवस 2022 10 मार्च को मनाया गया और ये जो है दोस्तों मनाया, इसके बाद में किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसका उद्देश्य रहा था या इसका थीम रहा था। नोट कह रहा है कि यह मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, फेयर डिजिटल फाइनेंस इसका थीम रहा था। दोस्तों राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च को, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्ना दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। उसी तरीके से विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, थीम है इसका वन और सतत उत्पादन और खपत। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना इसका थीम था। दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है और इसका थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। उसके बाद वाले बात करें दोस्तों अगला है विश्व क्षय दिवस। ये मनाया जाता है 24 मार्च को, टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाओ, ये इसका थीम रहा था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को,
जिसे समानता दिवस भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका थीम है धरोहर एवं पर्यावरण। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को और इसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला है विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और एक नोट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि अप्रैल के अंतिम शनिवार को ये मनाया जाता है। कौन? विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 30 अप्रैल को मनाया गया।